प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्ला मेहंदा पर स्वागत है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज का हमारा विषय है कक्षा 8वीं 10वीं और कक्षा 11वीं 12वीं के अंदर एक विषय आता है आर्थिक व्यवस्था क्या होती है और अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आते रहते हैं। आज हम देखेंगे कि किसी भी देश की या विश्व की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ये पाँचों में 6 के 6 टॉपिक जरूरी हैं और एक 7वां WTO जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था क्या होती है। वो किसी भी देश के लिए एक बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि, पशुपालन, वन या दूसरी व्यापारिक गतिविधियां या उद्योग धंधे व्यापार सब की सभी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं और ये एक देश या विश्व की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। अर्थव्यवस्था ही चीज़ों का अधिक से अधिक उत्पादन होता है और अर्थव्यवस्था से ही वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं, चाहे वो व्यापार हो, उद्योग क्षेत्र उनका उत्पादन करता है। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद विश्व की अर्थव्यवस्था 2 भागों में बट गई थी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था बन गई थी तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन गई थी। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसका अगवाकार जो है रूस था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगवाकार अमेरिका था। इनका मतलब यह है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जब उत्पादन और वितरण के साधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर के पूरे समूह है या सरकार का अधिकार होता है, तो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है या एक समूह का अधिकार होता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था होती है, चाहे वो उद्योग क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हो उत्पाद के, तो उनमें अर्थव्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आज उन्हीं में से हम एक अर्थव्यवस्था जो उदारीकरण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उदारीकरण क्या था इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि 1992 ये अपने भारत की चर्चा कर रही हैं कि 1992 में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। उस समय नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होते थे। इन्होंने उदारीकरण की शुरुआत की। उदारीकरण का अर्थ होता है कि नियमों को उदार करना या नियमों में ढील देना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नियमों में ढील देना। एक तरह से नियमों में ढील देना ही क्या कहलाता था, उदारीकरण कहलाता था। या इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं। नियमों को उदार करना, अर्थव्यवस्था के नियमों को उदार करना या अर्थव्यवस्था के नियमों में ढील देना या अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कहलाता है। यानी नियमों को सरल बना देना भी कहा जा सकता है। उदारीकरण की भारत में जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 1992 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था उसको नई तकनीक की जरूरत थी, अत्यधिक उत्पादन की जरूरत थी, आधुनिक मशीनों की जरूरत थी और सरकार के पास पूंजी व्यवस्था भी बहुत कम थी। इसलिए जो भारत था उसका उदारीकरण की शुरुआत 1992 में की गई। इसके लिए विदेशों से आने वाले जो विभिन्न कंपनियां थी या उद्योग धंधे लगाने वाले लोग थे उनको नियमों में ढील दी गई। उदारीकरण में क्या क्या ढील दी गई, देखिए। नंबर 1, उदारीकरण के अंदर लाइसेंस नीति समाप्त कर दी गई। नियमों को बहुत उदार बना दिया गया। सस्ती दरों पर
बिजली उपलब्ध कराई गई, सस्ती दरों पर ज़मीन उपलब्ध कराई गई। इस तरह की जो ना उदारीकरण के नियम इसमें दिए गए थे। बैंकों से जो है ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उत्पादन की नीतियां हटा दी गई कि वो कितना ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार के उदार नियम सरकार के द्वारा विभिन्न कंपनियों को दिए, जिससे कि 1992 के बाद हमारे देश के अंदर अनेक विदेशी कंपनियों ने आकर के बड़े बड़े उद्योग प्रतिस्थापित किए। जैसे हम देख सकते हैं ऑटो क्षेत्र की कंपनी हैं, जैसे कि एक तरह से विदेशी कंपनियां थी, जैसे होंडा कंपनी है इसने, और इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की जैसे फोर्ड कंपनी थी अमेरिका की, वो भारत में आई। जैसे कि सैमसंग कंपनी भारत में आई, नोकिया कंपनी भारत में आई। तो इस प्रकार की विभिन्न कंपनियां भारत में आई। उदारीकरण के कारण एक तरह से कहा जा सकता है कि 1992 के बाद भारत में उदारीकरण से विभिन्न कंपनियों की बाढ़ आ गई, जिससे हमारे देश में उत्पाद अधिक मात्रा में हुआ। ये कुछ प्रश्न बनते हैं यहाँ पर कि उदारीकरण के लाभ क्या हैं और उदारीकरण की हानि क्या थी। देखिए, नंबर 1, उदारीकरण का लाभ यह था कि नंबर 1, इसके कारण हमारे देश में विदेशी पूंजी आई। नंबर 2, हमारे देश में बहुत अच्छी तकनीक आई। नंबर 3, हमारे देश के अंदर उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ गया। नंबर 4, उदारीकरण के कारण जो है उदारीकरण के कारण बहुत अधिक लोगों को रोजगार मिला, और इससे हमारे टैक्स आय इत्यादि में वृद्धि हुई, और भारत के अंदर से जो उत्पाद था वो बाहर विदेशों में भी बिकने लगा। ये जो है ना उदारीकरण के कुछ लाभ थे। और उदारीकरण से हानियां भी हुई हैं। उदारीकरण के कारण क्या हानियां हुई हैं? नंबर 1, इसके कारण पर्यावरण को बड़े पैमाने पर प्रदूषण हुआ। बड़े पैमाने पर भारतीय पूंजी विदेशों में जाने लगी, और जो विदेशी कंपनियां थी उन्होंने एक तरह से मजदूरों का शोषण शुरू कर दिया। उदारीकरण के कारण मानव श्रम की बजाय कंप्यूटरीकृत या मशीनीकृत श्रम को अधिक लगाया गया। ये उदारीकरण की कुछ हानियां भी थी, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिप्रद सिद्ध हुई। और दूसरा, निजीकरण क्या होता है? निजीकरण का अर्थ होता है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका संकुचन करना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था का संकुचन। संकुचन का मतलब क्या होता है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जिन उद्योगों में पूरा उत्पाद समाजवादी यानी सरकार करती थी, उनका आधा या कुछ प्रतिशत पार्ट निजी क्षेत्र के उद्योगों को बेच दिया गया। उसी का नाम निजीकरण था। यानी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसका संकुचन करना, यानी उसका दायरा घटा देना, उसी का नाम एक तरह से निजीकरण था। निजीकरण क्यों किया गया? इसके पीछे भी कारण थे कि जो हमारे देश में समाजवादी उद्योग थे उनके पास तकनीक की कमी थी। तकनीक की कमी को पूरा करने के लिए उनका निजीकरण किया गया। मजदूर समय पर काम नहीं करते थे, लंबे समय तक हड़तालें करते थे, उसको रोकने के लिए भी निजीकरण किया गया। एक विदेशी पूंजी की हमारे पास बहुत बड़ी कमी थी, तो विदेशी पूंजी लाने के लिए उसका निजीकरण किया गया। बढ़िया कैटेगरी की मशीनें लाने के लिए जो है इसका निजीकरण किया गया था, और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए भी निजीकरण किया गया था उद्योगों का, और अत्यधिक विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए भी उद्योगों का निजीकरण किया गया था। ये एक निजीकरण के लाभ थे। लेकिन निजीकरण की हानियां भी हुई, जैसे कि उदारीकरण की हानियां हुई थी, सेम इससे भी यही हानि कि निजीकरण के कारण मजदूरों को या कर्मचारियों को नौकरियों से निकाल दिया गया। उनके स्थान पर एक तरह से मशीनों या कंप्यूटरीकृत काम को बढ़ावा मिल गया। निजीकरण के कारण कंपनियां हर धर्मिता करने लगी, पर्यावरण की समस्याएं बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई, और बहुत सी कंपनियां अपनी मनमानी भी करने लगी, जैसे कि सरकारी नियमों में पर्यावरण के नियमों को या काम के कार्य इत्यादि को जो है ना ताक के ऊपर रखने लगी। ये भी इसकी हानियां हुई थी। अगला है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है ये भी हम ध्यान से समझाएंगे। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैश्वीकरण के कारण पूरा विश्व एक गांव की तरह सिमट गया है, यानी कि एक गांव बन गया है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश की अर्थव्यवस्था
को विषयों के साथ जोड़ना ये एक तरह से वैश्वीकरण कहलाता है, या यूं कहिए एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना भी वैश्वीकरण कहलाता है। तो यानी वैश्वीकरण के कारण में बहुत लाभ हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण लाभ ये हुए हैं कि किसी भी देश के अंदर लाभ इसके ये हुए वैश्वीकरण के कि किसी भी देश के अंदर यदि किसी तकनीक की खोज होती है तो वैश्वीकरण के कारण वह एक स्थान से पूरे विश्व के अंदर फैल जाती है, अर्थात सबको सुलभता से प्राप्त हो जाती है। वैश्वीकरण के कारण यह है कि विभिन्न देशों की कंपनियां केवल अपने देश की तक सिमट कर न रह करके पूरे विश्व तक उनका प्रसार हो गया, और जो विभिन्न कंपनियां थी उनके उत्पाद एक शहर, एक देश या क्षेत्र तक न सिमट करके पूरे विश्व स्तर तक छा गए। और वैश्वीकरण के कारण बहुत सी चीज़ें सस्ती भी हुई, आसानी से सुलभ भी हुई हैं। वैश्वीकरण के कारण बहुत अधिक व्यापार को भी बढ़ावा मिला है। ये वैश्वीकरण के बहुत से लाभ थे, और वैश्वीकरण के कारण ही एक देश से श्रमिक दूसरे देशों में जाने लगे, यानी एक देश की सीमा से बाहर दूसरे देशों में भी लोगों को रोजगार प्राप्त होने लगा। वैश्वीकरण के कारण शिक्षा का भी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हुआ। एक दूसरे देश से विद्यार्थी बढ़िया जो विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज हैं उनमें पढ़ने के लिए जाने लगे, और वैश्वीकरण के कारण ही जो है तकनीक का पूरे विश्व में प्रसार हुआ। ये वैश्वीकरण के लाभ थे। लेकिन वैश्वीकरण की कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि वैश्वीकरण के कारण विश्व दो भागों में बंट गया है, विकासशील देश और विकसित देश। जो विकासशील देश हैं, विशेषकर यूरोप के और अमेरिका जैसे देश, वो एक तरह से तानाशाही करते हैं, लेकिन अफ्रीका और एशिया के कुछ गरीब देश भी हैं जो कि पूरी तरह से विकसित नहीं हैं, उनको कुछ वैश्वीकरण से हानियां भी हुई हैं। इसे विश्व दो भागों में बटा है। इसका वर्णन हम WTO में करेंगे कि WTO क्या है, उसके बारे में भी हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। सभी जानते हैं 4 नंबर पर WTO, इसका यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका नाम है पूरा WTO। लगभग इसकी स्थापना जो है वो जनवरी 1995 में हुई थी। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य विश्व व्यापार संगठन का यह था कि विश्व के अंदर अधिक से अधिक व्यापार को बढ़ाया जाए, और व्यापार जो हो वो निर्बाध गति से हो, सभी देश एक दूसरे से व्यापार करें, व्यापार के अंदर किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा न हो। और सबसे बड़ा इसका फैक्ट यह था कि WTO चाहता है कि व्यापार पूरी तरह से कर मुक्त हो। कर मुक्त का मतलब क्या होता है, इस प्रश्न को भी हम यहाँ पढ़ेंगे एक तरह से कि यहाँ हम 4-5 देख सकते हैं। कर मुक्त व्यापार क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे यहाँ पर कि कर मुक्त व्यापार के कारण देश दो भागों में बंट गए हैं। कर मुक्त व्यापार का मतलब यह होता है कि दुनिया के सभी देश, विशेषकर जो WTO के सदस्य हैं, उनकी संख्या कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी 192, कभी 93, 94, अब लगभग उसमें 195-96 देश सदस्य हैं उसके WTO के। वे सभी देश चाहते हैं, खासकर उनमें भी देश दो प्रकार से बटे हुए हैं, एक विकासशील देश और एक अविकासशील देश। विकासशील देश जो होते हैं जहाँ विकास पूर्ण हो चुका है, जहाँ हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, गरीबी नहीं है, शिक्षा है, सड़क व्यवस्थाएं अच्छी हैं और भूखमरी नहीं है, जैसे अमेरिका और यूरोप के देश। और विकासशील देश भी होते हैं जहाँ भी विकास चल रहा है, भूखमरी है, गरीबी है, शिक्षा पूर्ण नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी पूर्ण नहीं हैं, वे देश हैं जैसे कि एशिया और अफ्रीका के देश। इन विश्व WTO के कारण दो भागों में बंट गया है। विकासशील देश चाहते हैं कि व्यापार जो है वो कर मुक्त न हो, जबकि विकसित देश चाहते हैं, अमेरिका और यूरोपीय देश, कि व्यापार पूरी तरह से कर मुक्त हो। कर मुक्त का अर्थ होता है कि कोई भी जो देश WTO के सदस्य हैं 194-95 तक, कि वो किसी भी देश से कोई भी किसी वस्तु को बेचने के लिए जा सकता है,
खरीद सकता है। कोई भी देश उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाए। यदि कर नहीं लगाएंगे तो इससे जो विकासशील देश हैं उनको बहुत बड़ी हानि होगी और विकसित देशों को अधिक लाभ होगा। ये कैसे होगा, इस बात को भी हम अच्छे से यहाँ समझ सकते हैं। तो WTO का काम है एक तरह से व्यापार को बढ़ावा देना, मैंने ये बता दिया है, इसका ये था। तो ऐसे कैसे हो सकता है विकसित देश और विकासशील देशों में, जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा यहाँ बता देता हूँ कि जैसे भारत एक विकासशील देश है और अमेरिका एक विकसित देश है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि भारत अमेरिका को कम से कम 40 चीज़ें भेजता है, यानी उनका वहाँ पर निर्यात करता है। 40 चीज़ों का मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, निर्यात करता है। और भारत अमेरिका से कम 100 वस्तुओं का आयात करता है। तो इसके द्वारा हम इसको समझ सकते हैं, निर्यात का अर्थ होता है अधिक वस्तु को किसी दूसरे देश में भेजना। निर्यात किसे कहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि निर्यात वो होता है जब किसी देश में किसी वस्तु का अधिक उत्पाद होता है तो उसको दूसरे देशों को बेचना। आयात होता है जब किसी देश में किसी वस्तु का कम या न्यून उत्पाद होता है तो अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देश से उस वस्तु को मंगवाना आयात कहलाता है। अभी भारत अपने यहाँ से 40 चीज़ें भेजता है तो अमेरिका से 100 चीज़ें मंगवाता है, तो इन दोनों के बीच क्रम से 60 का अंतर आ गया। और यदि भारत कर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देगा यहाँ पर तो भारत को बहुत बड़ी हानि होगी। क्यों होगी, क्योंकि अमेरिका को है 40 चीज़ें और वहाँ से एक तरह से 100 चीज़ें भारत में बिकने के लिए अमेरिका से आती हैं। और भारत को तो केवल वहाँ 40 चीज़ों पर ही टैक्स प्राप्त होगा और अमेरिका जब अपनी चीज़ों को भारत में लेके आएगा तो भारत को उसकी 60 वस्तुओं पर अतिरिक्त टैक्स लगाना होगा। वो टैक्स से भारत को $1 यानी विदेशी आय प्राप्त होती है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भर जाता है। ये हम जानते हैं कि पूरे विश्व का व्यापार जो है वो प्राय डॉलर या सोने से ही होता है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर अमेरिकी डॉलर अपना प्रभाव रखे हुए है और डॉलर से ही लगभग लेन देन होता है। और उससे भारत को 60 वस्तुओं पर अधिक डॉलर प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उसमें वो डॉलर जमा हो जाते हैं और उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बन जाती है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो निर्यात और आयात है वो क्या है, उसके बाद इससे आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। उसके बाद अगला है सामाजिक अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की होती है किसी भी देश के लिए। एक सामाजिक अर्थव्यवस्था होती है। सामाजिक अर्थव्यवस्था वो होती है जब उत्पादन के साधनों के ऊपर पूर्णतः समाज सरकार का अधिकार हो तो उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था, यानी उत्पादन लिखेंगे यहाँ पर, उत्पादन के साधनों पर, के साधन यानी उसके ऊपर किसका अधिकार हो, सरकार या पूरे समाज का अधिकार होता है, उसको मिलकर उत्पादित करता है, उसका क्रय करता है, तो उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला है निजी अर्थव्यवस्था। निजी अर्थव्यवस्था वह है जहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर, ये देखिए सामाजिक अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन और वितरण, मैं लिख देता हूं, उत्पादन के जो साधन होते हैं या उनका उत्पादन कहिए या फिर उनका वितरण कहिए, वितरण भी कह सकते हैं इसको, तो उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। निजी अर्थव्यवस्था वो होती है जहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर एक व्यक्ति, मैं यहां लिख देता हूं, एक व्यक्ति या एक समूह है, एक समूह का अधिकार होता है, तो उसे एक तरह से क्या कहा जाता है, उसे निजी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी जहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर एक व्यक्ति या एक समूह का अधिकार होता है तो उसे निजी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण मैं बता सकता हूँ, जैसे हमारे भारत में ही है, विशेषकर रूस और चाइना सामाजिक अर्थव्यवस्था में काम करते थे, लेकिन अब वहाँ भी धीरे धीरे स्थितियाँ बदल रही हैं। भारत के कुछ उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे BSNL कंपनी है, वो सामाजिक अर्थव्यवस्था है, यानी उसका उत्पादन और को चलाने का काम सरकार करती है। जैसे एक भेल है जिसको बोलते हैं, जो वो जो है ना, वो भी एक सामाजिक अर्थव्यवस्था का है। जैसे भारत पेट्रोलियम है
या हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये भी सामाजिक अर्थव्यवस्था के ही एक उदाहरण है। जैसे भारतीय रेलवे है, वो भी एक सामाजिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, क्योंकि उनको चलाने या उत्पादन करने या उनको बनाने का सारा कार्य सरकार ही करती है। तो निजी अर्थव्यवस्था जैसे कि हम कह सकते हैं जियो कंपनी है, जैसे आइडिया कंपनी है या बजाज कंपनी है, जो कि विभिन्न प्रकार के टू व्हीलर बनाती है, हीरो कंपनी है टू व्हीलर बनाती है। तो ये उदाहरण हैं निजी अर्थव्यवस्था के, जहां उत्पादन एक व्यक्ति या समूह करता है। जैसे टाटा है, उसको भी हम निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो ये उदाहरण है इस प्रकार के। और उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का अर्थ होता है जहां निजी व सामाजिक दोनों क्या हो जाती हैं, ये प्लस हो जाती हैं। प्लस का अर्थ होता है मिलकर के, यानी जहां निजी व सामाजिक अर्थव्यवस्थाएं आपस में प्लस यानी मिलकर के उत्पादन करती हैं, तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका उदाहरण मैं दे सकता हूं, जैसे हमारे भारत के अंदर मारुति प्लस सुजुकी दो कंपनियां हैं। मारुति सामाजिक अर्थव्यवस्था है और सुजुकी एक जापान की कंपनी है, निजी अर्थव्यवस्था है। ये दोनों मिलकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत कारों का उत्पादन कर रही हैं। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते, जैसे भी बीएसएनएल है, उसने अपनी कुछ हिस्सेदारी, एक तरफ बीएसएनएल को एक तरह से आइडिया प्लस वोडाफोन, जिसको वीआई बोलते हैं, उसने अपनी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया है बीएसएनएल को। बीएसएनएल एक सामाजिक अर्थव्यवस्था है, जबकि जब वीआई और बीएसएनएल आपस में मिल जाएंगी एक विशेष उस द्वारा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएंगी। तो ये कुछ ऐसा विषय था आर्थिक व्यवस्था व अर्थव्यवस्था के प्रकार। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा और अपनी परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 11-12 का ये विषय है। हमारे साथ बने रहिए।